राधे राधे ऑल फ्रेंड। आज चर्चा होगी आवेश, यानी कि ये फिजिक्स फर्स्ट का पहला ही चैप्टर है आपका आवेश। आवेश किसी भी वस्तु का एक मूलभूत गुणधर्म होता है। क्या होता है? आवेश किसी भी वस्तु का एक मूलभूत गुणधर्म होता है। अब आवेश क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कांच की छड़, कांच की छड़, जब कांच की छड़ को आप रेशम पर रगड़ा जाता है, यानी कि जब किसी भी कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, या आप आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, तो क्या होता है, दोनों कंडीशन में जैसे ही आप कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर या रेशम के कपड़े पर जब रगड़ते हैं तो कांच की छड़ क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। सेम यही कंडीशन जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो उस समय जो आबनूस की छड़ है वो आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है, यानी कि जो आप कांच की छड़ है उससे जो इलेक्ट्रॉन है रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, और आबनूस की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? बिल्ली की खाल में। यानी कि चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाता है। इससे ये मालूम होता है कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं आपके? दो प्रकार के होते हैं। मूलभूत, यानी कि आवेश जो है किसी भी वस्तु का एक मूलभूत गुणधर्म होता है। आवेश किसी भी वस्तु का एक मूलभूत गुणधर्म होता है। अब मूलभूत का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु आप लें, हर वस्तु का अपना एक आवेश होता है, यानी कि हर वस्तु पर पहले से, यानी कि जिस किसी वस्तु पर जो पहले से ही उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? मूलभूत, यानी कि जो गुण उसमें पहले से ही उपस्थित है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी पदार्थ आप लेते हैं, हर पदार्थ का अपना एक द्रव्यमान होता है, और हर पदार्थ यानी कोई भी कण है या पदार्थ है या स्वयं हम हैं, हर किसी में अपना एक द्रव्यमान होता है। कोई भी आप अगर पदार्थ लेते हैं और प्रत्येक पदार्थ का अपना क्या होता है बेटा? द्रव्यमान होता है। प्रत्येक पदार्थ का अपना क्या होता है? एक द्रव्यमान होता है। इस द्रव्यमान के कारण ही हम क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं, और इस द्रव्यमान के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। यानी कि द्रव्यमान के कारण ही हम क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि द्रव्यमान के कारण ही हम जो है गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। और इसी के कारण द्रव्यमान के कारण ही क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। क्या होता है बेटा? उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, और जब पृथ्वी का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, ये द्रव्यमान जब ज्यादा अधिक होगा तो उसके कारण क्या होगा? पृथ्वी का जो केंद्र होता है यानी सेंटर होता है, उस पर ग्रेविटी भी क्या होगी? अधिक होगी। किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का जितना द्रव्यमान होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। अब किसी पदार्थ का जितना द्रव्यमान कम होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उस पर क्या होगा? कम होगा। जैसे अब आप हैं, हम गुरुत्वाकर्षण बल क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमारा अपना एक द्रव्यमान होता है। सेम यही कंडीशन क्या होती है? आवेश की होती है। आवेश भी किसी वस्तु में पहले से ही उपस्थित होता है, और इसी को क्या बोलते हैं? मूलभूत गुणधर्म बोलते हैं। आवेश के कारण, अब यही सेम कंडीशन जो द्रव्यमान की होती है, सेम यही कंडीशन क्या होती है? आवेश की। आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, सेम कंडीशन है जो पदार्थ में द्रव्यमान की होती है, सेम यही कंडीशन आवेश की होती है। आवेश भी किसी
वस्तु में पहले से ही उपस्थित होता है। द्रव्यमान भी किसी भी वस्तु में या सॉरी किसी भी पदार्थ में पहले से ही उपस्थित होता है। और आप जैसे द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण हम अनुभव कर सकते हैं या उत्पन्न होता है। आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और इनको हम महसूस कर सकते हैं या इनका अनुभव होता है। ठीक है, आप बेटा यहाँ पे इसको साथ साथ समझते चलना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो बेशक होता है। यहाँ पर इसका आप एक पर आप इसका नोट्स कंपलसरी हो ये नहीं, इसको सबसे ज्यादा कंपलसरी होता है आप इसको समझते रहें, क्योंकि ये टॉपिक जो ना सबसे ज्यादा बेटा समझने वाला है। आप इसको जितने अच्छे डिटेल से समझ लोगे उतना अच्छा रहेगा। रटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है आप इसको रटने से अगर किसी का उद्धार हो जाए तो कोई फायदा कुछ नहीं होगा। क्यों, आप अभी रट भी लेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप भूल जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ लो कि आवेश किसी भी वस्तु में पहले से ही उपस्थित होता है, वो उसका मूलभूत गुणधर्म होता है। आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सेम जैसे आपको बताया पदार्थ, हर पदार्थ का अपना एक द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान के कारण एक गुरुत्वाकर्षण बल को या तो गुरुत्वाकर्षण अनुभव किया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है। आपको हमने अभी ये जो बात अभी चर्चा हुई थी कि जब किसी भी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर जब रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होती है, आवेशित हो जाती है। और सेम यही कंडीशन होती है जब आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होती है, आवेशित हो जाती है। यानी कि इससे ये मालूम होता है कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है, एक आवेश होता है वो होता है आपका सजातीय आवेश। दूसरा जो आपका आवेश होता है वो कौन सा होता है आपका, विजातीय आवेश। एक आपका होता है सजातीय आवेश और दूसरा क्या होता है बेटा आपका, विजातीय आवेश होता है। अब सजातीय आवेश में आता है यानी कि जब समान आवेश, जब पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि जब दोनों आवेश कैसे हो, समान हो, तो यहां पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा यहाँ पे, प्रतिकर्षण। अब विजातीय आवेश क्या होता है, जब दोनों आवेश विपरीत हो, दोनों आवेश कैसे हो, विपरीत, एक प्लस हो तो दूसरा आपका बेटा क्या हो, माइनस हो। जब दोनों आवेश आपके विपरीत होंगे तो यहां पर क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। अब आपने ये चीज तो बचपन में ये प्रैक्टिकल करते ही होंगे, जब आप देखा होगा छोटे पे, जब आप जब केजी एक केजी में पढ़ते तो पेंसिल को जब सूखे बालों में रगड़ लेते हैं। अब सूखे बालों में जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, पेंसिल में एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आपने देखा होगा छोटे छोटे जब कागज के टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, पेंसिल की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। और ये तो आपकी रियल लाइफ पे, पूरी फिजिक्स बेटा रियल लाइफ पे ही चलती है, इसमें रटने वाला कुछ नहीं होता है। यानी कि जब किसी भी छड़ को आपको बताया, जब उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है कि छड़ आवेशित हो जाती है। आवेशित होने के कारण उस पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है और जो कपड़ा होता है उस पर क्या चला जाता है, निगेटिव आवेश चला जाता है। तो आवेश आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक आपका सजातीय आवेश होता है, दूसरा क्या होता है आपका, विजातीय आवेश होता है। ठीक, यानी सजातीय आवेश होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। जब दोनों आवेश धनात्मक होते हैं यानी कि समान आवेश होते हैं, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो। जब दोनों ही आवेश आपके कैसे होंगे बेटा, समान होंगे। जब दोनों आवेश समान होंगे तो वहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब दोनों ही आवेश आपके कैसे हो, विपरीत हो, जब विपरीत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव, जब दोनों विपरीत होंगे तो वहां पर क्या होगा आपका, आकर्षण होगा। क्या होगा वहां पे, आकर्षण होगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
आगे आपका पॉइंट है बेटा आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब ये क्या होता है, यानी कि जो भी आवेश हैं, आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, यानी कि जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन के आधार पर इलेक्ट्रॉन के, यानी कि जो आवेश की संकल्पना होती है वो किसके आधार पर की जाती है बेटा? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जैसे जब कोई इलेक्ट्रॉन दान होता है, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन दान होता है तो उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव आवेश आ जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर क्या आ जाता है? माइनस आवेश आ जाता है। मतलब कि जैसे अभी आप हैं, यदि आप किसी भी व्यक्ति से 50 रुपए उधार ले रहे हैं, क्या हुआ, आपने किसी से 50 रुपए उधार लिए। जब आप किसी से रुपए उधार लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आप उसके कर्जदार हो गए, यानी आप माइनस में चले गए। आपने पैसे को ग्रहण किया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? आपको दान दिया है। जब उसने दान दिया तो वो उसके ऊपर धनात्मक, यानी कि धन आवेश आ गया, वो थोड़ा ऊपर, और आप क्या हुए? माइनस में चले गए, यानी आप उसके कर्जदार हो गए। यानी कि जब किसी तत्व से कोई इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है तो उस पर प्लस आवेश आ जाता है, और जब किसी तत्व से कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उस पर क्या आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन, आप याद रखना, ये बहुत कंपलसरी पॉइंट है कि जो आवेश की संकल्पना होती है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, ना कि प्रोटॉन के आधार पर की जाती है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। जैसे आपने देखा हो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। अब सोडियम पे एक आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश। सोडियम पर क्या होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। अब इस पर पॉजिटिव आवेश क्यों होता है? क्योंकि सोडियम अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। क्या करता है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। यानी कि किसी भी तत्व पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन 11 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 11, तो इस पर प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? 11 ही होगी। प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? 11। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों का तो दान कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, लेकिन प्रोटॉनों का ना तो दान होता है ना ग्रहण किया जाता है। यानी कि प्रोटॉन जिस अवस्था में जैसे या जितने होते हैं वो उतने ही बने रहते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉन 11 है, आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो 2 8 1 क्या होगा? 2 8 1। अब किसी भी तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो पहली कक्षा में 2 हो या 8 हो, या तीसरी कक्षा में क्या 18 या 32, यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए उसको कितना 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही। अब इसका 2 है, 8 है, अब इधर 1 है। अब ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नहीं, क्योंकि अगर लेता है तो ये बहुत ज्यादा कर्ज में चला जाएगा। तो सोडियम क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ये अपना जब 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या चार्ज आ जाता है बेटा? पॉजिटिव। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं आपके? अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रह जाएगी? 10। यानी कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। दान करने के कारण ही सोडियम पर कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। लेकिन प्रोटॉन 11 थे, अब बाद में भी प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी? 11 ही रहेगी। ना तो प्रोटॉन कम होंगे ना बढ़ेंगे, प्रोटॉन जितने थे उतने ही बने रहेंगे। प्रोटॉनों में किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। सिर्फ कहां पे आएगी? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो भी इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश करना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। इन इलेक्ट्रॉन ही दान किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किए जाते हैं। सेम यही कंडीशन काहे की होती है? क्लोरीन की। क्लोरीन पर आवेश क्या होता है? माइनस होता है।
और इसका परमाणु क्रमांक बेटा क्या होता है क्लोरीन का 17। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 17 होता है। अब इसका आप इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक ग्रहण करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ग्रहण करता है। अब यहां पर देखिए आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 17, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 17। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, लेकिन बस चेंजेस क्या होते हैं, प्रोटॉन जितने थे अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या हो जाता है 2 8 7। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये क्या करेगा अपने 7 इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेगा। अब इससे कोई भी अगर 7 इलेक्ट्रॉनों को जो भी लेगा वो उतना ही ज्यादा कर्ज में हो जाएगा, लेकिन क्या करता है अब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया क्लोरीन को दे दिया। जब ये क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो क्लोरीन का अष्टक तो पूरा हो जाता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन का कर्जदार बना रहता है, इसलिए इसके ऊपर एक आवेश आ जाता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 18, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी 17। प्रोटॉन की संख्या उतनी ही बनी रहेगी, क्योंकि प्रोटॉनों में किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस नहीं की जाती है। आवेश की संकल्पना केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, न कि प्रोटॉन के आधार पर की जाती है। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। प्रोटॉन के आधार पर किसी भी प्रकार के आवेश की संकल्पना नहीं की जाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान सेम होता है। द्रव्यमान क्या होता है सेम होता है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर प्रोटॉन के नहीं होती है, यानी कि जो आवेश की संकल्पना वो प्रोटॉन के आधार पर नहीं होती है। किसके आधार पर होती है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कार्य करता है और प्रोटॉन पर नाभिकीय बल कार्य करता है। नाभिकीय बल कार्य करता जो इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन से 1837 Me लगता है। प्रोटॉन पर नाभिकीय बल कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉन से इतने गुना अधिक होता है। अधिक होता है, यानी कि अब ये बात आपके समझ में आ गया, यानी अब ये तो क्लियर कर दी गई कि आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, न कि प्रोटॉन के आधार पर की जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कार्य क्या करता है आकर्षण बल। आप इलेक्ट्रॉन पर क्या कार्य करता है आकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन प्रोटॉन पर क्या करता है नाभिकीय बल। क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या क्या पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, क्योंकि कम से कम 7 आवर्स हो सकते हैं
कितने आवर्त होते हैं, यानी कि किसी परमाणु पर कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर आपको मालूम है पॉजिटिव आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है, जिसके कारण नाभिक भी आपका कैसा होता है, नाभिक भी आपका धनात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में परिक्रमा लगाते रहते हैं। यहाँ पे अधिकतम कक्षाएं कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कितनी कक्षाएं हो सकती हैं, 7। अब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2, फिर 8, 18, 32, यानी कि प्रत्येक तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अपनी बाहरी कक्षा में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉनों को होना अब, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए हर हाल में अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अब ये नाभिक के अंदर है, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर है, नाभिक के अंदर। और नाभिक के अंदर है तो उस पर नाभिकीय बल कार्य करेगा। जब नाभिकीय बल कार्य करेगा, जो नाभिकीय बल इलेक्ट्रॉन के आकर्षण बल से कितना अधिक होता है, 1837 होता है। 1800 कितना होता है, 37 होता है, सॉरी। इसका द्रव्यमान क्या होता है, वेग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन वेग, इसका द्रव्यमान होता है 1837 गुना अधिक होता है। क्योंकि ये आपको मालूम है कि जो नाभिक होता है, नाभिक के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में परिक्रमा लगाते हैं, वहां पर आकर्षण बल अधिक होता है, बहुत अधिक प्रबल होता है। लेकिन जैसे जैसे कक्षाएं इसकी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण बल है वो कम होता जाता है। एक कंडीशन ये आती है कि जब थोड़ी भी बाहर से ऊर्जा जब थोड़ी सी बाहर से ऊर्जा दे दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ देते हैं, वहां से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यानी कि इससे मालूम ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो आकर्षण बल है उसके कक्षाओं के अनुसार आगे आगे हल्के हल्के कम होता चला जाता है। अब इस चीज को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आवेश की संकल्पना किस आधार पर की जाती है, तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, ना कि प्रोटॉन के आधार पर की जाती है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात होगी आपसे आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, देखिए मात्रक क्या होता है इसका बेटा। इसका प्रतीक होता है आपका, या तो कैपिटल क्यू लेते हैं या आप क्या लेते हैं, स्मॉल क्यू लेते हैं। या तो कैपिटल क्यू लिया जाता है या क्या लिया जाता है आपका, स्मॉल क्यू भी लिया जाता है। अब क्यू बराबर आपका बेटा क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। अब देखिए, अब इसका ऐसा ही मात्रक देखिए क्या होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक होता है आपका एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है आपका, एम्पियर इंटू सेकेंड। ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। जबकि सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका, ये एम्पियर इंटू सेकेंड, तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है। लेकिन सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका, स्टेट कूलम। क्या होता है बेटा, स्टेट कूलम। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए या एग्जाम में किसी ऑप्शन में दे दिया जाए कि आप बताइए कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। आपसे पूछ लिया जाए स्टेट कूलम काहे का मात्रक होता है, तो वो क्या होता है आपका, आवेश का ही मात्रक होता है। लेकिन होता क्या है, सीजीएस मात्रक होता है। ये कैसा मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बेटा आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराड। फैराड
आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे बड़ा मात्रक होता है। फैरड क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, क्योंकि एक फैरड बराबर होता है आपका 96,500 कूलाम। एक फैरड बराबर बेटा क्या होता है आपका? 96,500 कूलाम होता है। क्या होता है आपका? 96,500 कूलाम। ये जो फैरड होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बेटा? फैरड होता है। यानी ये सबसे बड़ा मात्रक फैरड होता है। अब एक फैरड बराबर क्या होता है? 96,500 कूलाम। वैसे तो इसके और भी मात्रक हैं, आज आवेश के जो भी मात्रक है उन पर थोड़ी चर्चा हो जाए, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आवेश के अन्य मात्रक। आवेश के अन्य मात्रक। अब अन्य मात्रक क्या होते हैं? जैसे एक माइक्रो कूलाम बराबर एक नैनो कूलाम बराबर एक पिको कूलाम बराबर एक एक मिली कूलाम बराबर। अब एक माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 कूलाम। एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलाम। एक पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻12 कूलाम। एक मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम। अब बेटा ये आप मान जो है ना, याद रखना, ये जो भी मान है, ये आपके जो भी न्यूमेरिकल आप लगाएंगे उनमें क्या होगा, इनको रखना होगा। आप इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को ये मान नहीं मालूम होता, और आप जब तक इनके मान मालूम नहीं होंगे तब तक आप किसी प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। क्योंकि फिजिक्स में ये इन कंडीशंस का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप कोई भी न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल 6 चैप्टर लगा रहे हो, मालूम होता है कि उसमें कभी कभी कुछ कंडीशन फर्स्ट चैप्टर की भी रखी जाती हैं। तो आपको ये जितने भी मान है, जैसे 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलम, 1 पिको कूलम बराबर होता है 10⁻12 कूलम, और 1 मिली कूलम बराबर होता है आपका 10⁻³ कूलम होता है। और ये कंडीशन बेटा आप अच्छी से याद रखना, ये सारे मान आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये मान नहीं याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। और फिर वहीं पे आपको क्या होता है कि जब आप न्यूमेरिकल लगाने बैठते हैं तो आपको जब मान मालूम नहीं होते हैं, फिर आप किताबें चेंज करते हैं, पलटते घूमते हैं, यहाँ देखो वहां देखो। जब आपको मान मालूम होते हैं तो न्यूमेरिकल आपसे तुरंत लग जाता है। क्योंकि आवेश का सदैव बीजगणितीय योग होता है। आवेश का सदैव क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। आवेश सदैव अपने चिन्हों के साथ जुड़ते हैं। आवेश सदैव
अपने चिन्हों के साथ जुड़ते हैं। आवेश क्या होते हैं? आवेश जितने भी आपके आवेश होते हैं, चाहे आपका 2 कूलाम हो, 3 कूलाम हो, 4 कूलाम हो, 6 कूलाम, जितने भी आवेश आप जितने भी कूलाम का आवेश लेते हैं, सारे के सारे आवेश आपके अपने बीजगणितीय योग के साथ जोड़े जाते हैं, यानी कि अपने चिन्हों के साथ। जो उनके चिन्ह होंगे, अगर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, आपका जो भी आवेश जिस चिन्ह के साथ होगा उसी के साथ वो जोड़ा जाएगा। जैसे आपने अभी, जैसे आप मान लेते हैं कि Q1 आपने मान लिया 5 कूलाम, जबकि Q2 आपने बेटा क्या मान लिया 8 कूलाम माइनस में। Q1 आपने 5 कूलाम माना, वो भी काहे में, पॉजिटिव में, और Q2 काहे माना आपने, नेगेटिव में, 8 कूलाम। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे, टोटल कूलाम निकालेंगे, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका मान रख दीजिए आप, Q1 का मान क्या है बेटा 5 कूलाम, पॉजिटिव चिन्ह, 8 कूलाम। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 कूलाम माइनस के 8 कूलाम, यानी कि माइनस के 3 कूलाम। जो भी जितने भी आवेश होते हैं वो अपने चिन्हों के साथ लिए जाते हैं। कोई भी आवेश आप ये कहो कि गुणा या भाग में नहीं, या चिन्हों के साथ जोड़े जाते हैं। बीजगणितीय योग होता है, जितने भी आवेश होते हैं उनका क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है, यानी कि अपने चिन्हों के साथ जोड़े जाते हैं। और आवेश बेटा, आवेश तो आप लोग भी पकड़ लेते हो, थोड़ा सा भी घर पे डांट पड़ जाए या माता पिता थोड़े से भी आपसे नाराज हो जाए आपकी गलती पर, यदि आप पढ़ते नहीं हो, मोबाइल चला रहे हो, और वो अचानक से रूम आ जाए और आपको थोड़ा डांट दें तो आप आवेशित हो जाते हैं। सेम कंडीशन वही है जो आपके साथ होती है, क्योंकि फिजिक्स है, रियल लाइफ पे ही चलता है टोटल ये। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बेटा फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करना रियल लाइफ पे पढ़ाई, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट रियल लाइफ पे चलता है, आपके ऊपर ही चलता है ये। इसमें कुछ नया नहीं होता। बस आपसे यही निवेदन है कि आप इसको रटना मत, एक एक टॉपिक को आप अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि रटने वाला आप जो भी आप रटेंगे वो आप एग्जाम के टाइम पे फिर भूल जाते हैं बच्चे। फिर ये वो कहते हैं कि हमको सब याद तो सर पूरा था लेकिन हम भूल गए। और यही कारण है कि आपको भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि आप रटते हैं। आपका अगला है आवेश आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? आपका आवेश का क्वांटमीकरण। अब क्वांटमीकरण क्या होता है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है, जैसे अभी आपने देखा था कि जो सोडियम था आपका, क्या था बेटा, सोडियम, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 11 होता है। इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव था। लेकिन वहीं आपका जो क्लोरीन था, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इस पर चार्ज क्या था, नेगेटिव। अब क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि यानी कि जो भी आपके आवेश होते हैं, जितने भी आवेश होते हैं, आवेशों की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। वैल्यू कैसे होती है, फिक्स्ड होती है। इसे दशमलव में नहीं लेते हैं। जितने भी आपके आवेश होते हैं इनकी बेटा जो वैल्यू होती है, जो कंडीशन होती है, वो कहते हैं फिक्स होती है, पहले से निश्चित होती है। इनको जो है ना दशमलव में नहीं लिया जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु पर जो भी आवेश होता है, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, जितनी भी वस्तु होती है उन पर जो भी आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का कैसा होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी कि जो भी आवेश होते हैं आप उनको, जैसे एक कोई भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या त्यागता है तो क्या होता है, या तो एक त्याग देता है, या एक क्या करता है, ग्रहण करता है, या तो दो त्याग देगा या दो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसको पॉइंट में तो नहीं लेता ना। जैसे अभी आप ये कहो, आप सोच रहे होंगे मतलब कैसे,
कभी आपने पॉइंट में आवेश, 9th में भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी, 11th में, कभी आपने ये देखा कि कोई भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, तो कभी दशमलव में लिया हो कि किसी ने 1.5 इलेक्ट्रॉन त्यागे हों या 2.5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हों, ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी आप अपनी रियल लाइफ पे ले जाओ, आप अगर मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में कभी आप अगर भी मोबाइल लेने जा रहे हैं, तो मोबाइल आपने कभी दुकानदार देखा हमको आधा मोबाइल दे दो, नहीं कहा ना। अब आप जब जाते हो तो आपको क्या होता है, पहले पूरा ही मोबाइल, क्यों, पहले से ही निश्चित है कि चाहिए तो आपको पूरा ही मोबाइल लेना पड़ेगा। तो यही सेम कंडीशन क्या होती है, आवेश की होती है, आवेश के क्वांटमीकरण की होती है, यानी कि किसी भी वस्तु पर जो भी आवेश होता है, जो पहले से ही आवेश उपस्थित होता है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, एक पूर्ण गुणज होता है, यानी पूर्ण संख्या के रूप में होता है। यानी कि कोई भी तत्व जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या त्याग करता है, तो वो क्या करता है, या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को ही त्यागता है, ना कि पॉइंट में। यानी कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को दशमलव के रूप में ना तो ग्रहण करा सकते हैं और ना ही त्याग करा सकते हैं। वो कैसी होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, एक निश्चित वैल्यू होती है, तो 1 जाएगा या 2 जाएंगे। ज्यादातर आपने कंडीशन देखी, कोई भी तत्व अपना एक ही इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। बेटा ये आवेश है, इसके बाद आपका टॉपिक चालू होगा कूलाम का नियम। और ये शायद कूलाम का नियम आपने अच्छे से पढ़ा भी हो, अब नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ाया जाएगा। आज अच्छे से थोड़ा पोस्टमार्टम किया गया है आवेश का, उसके बाद फिर होगा आपके कूलाम के नियम का। अब देखिए आवेश और द्रव्यमान में डिफरेंस क्या होता है, चार्ज एंड मास। जाइए, आप एक साइड में आपने लिख लिया आवेश, और इस साइड आपने क्या लिख लिया बेटा, द्रव्यमान लिख लिया। एक साइड पे आपने आवेश लिख लिया और दूसरी साइड आपने क्या लिख लिया, द्रव्यमान को लिख लिया। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है आवेश और द्रव्यमान में। आवेश आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होते हैं। मतलब जो भी आवेश हैं, जितने भी आवेश होते हैं, वो सदैव यानी कि हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान से संबंधित, यानी कि जब तक किसी भी वस्तु का कोई द्रव्यमान नहीं होगा तो उसका आवेश भी नहीं होगा। द्रव्यमान होना जरूरी है, यानी कि जितने भी आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव्यमान से संबंधित होते हैं। पर द्रव्यमान में ऐसा नहीं है। पर क्या है, द्रव्यमान में किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि आवेश तो आप समझ लिया, आवेश बेटा क्या होता है, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है, यानी कि जो आवेश होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आवेश क्या होता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब इसमें देखिए आप, इसका पहला क्या है, अरे भाई, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ये आपको पहले ही समझा दिया गया था कि जितने भी पदार्थ होते हैं
कोई भी पदार्थ, तो अभी आप चाहे एक धूल का कण भी हो तो उसका भी अपना एक द्रव्यमान होता है, हर पिंड का एक द्रव्यमान होता है, हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर व्यक्ति का अपना एक द्रव्यमान होता है। जैसे हमारा अपना एक अलग द्रव्यमान है, आपका अपना द्रव्यमान, जिसका जैसा द्रव्यमान वैसे ही ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल को आप अनुभव करते हैं। यानी कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं या जितने भी पदार्थ होते हैं, सबका अपना क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, बिना द्रव्यमान के बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। यहां पर इसमें देखिए क्या है, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। यानी कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। यानी कि जब तक किसी भी पदार्थ या किसी वस्तु का कोई द्रव्यमान नहीं होगा, तब तक उसका आवेश उपस्थित संभव नहीं है। लेकिन द्रव्यमान वैसा नहीं है, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव। अब द्रव्यमान तो निश्चित है, द्रव्यमान तो एक क्वांटिटी है जो संभव होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी का द्रव्यमान है तो वो उसमें आवेश भी होना चाहिए, ऐसा कोई संभव नहीं होता। लेकिन आवेश के साथ ऐसी घटना घटित होती है कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं होता है। अगला पॉइंट इसमें देखिए आप, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश किसी भी वस्तु के वेग या यानी स्पीड या चाल पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आवेश जो होता है वो अचर होता है। आवेश कैसा होता है बेटा आपका, आवेश अचर होता है। आवेश कैसा होता है, अचर। यानी कि किसी भी कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के वेग या चाल पर आवेश निर्भर नहीं करता है। आवेश किसी भी वस्तु के वेग या चाल पर निर्भर नहीं करता है। पर यहां पर अभी आपको मालूम डिफरेंस का ये अपना एक रूल होता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं ज्यादातर, जितने भी अंतर होते हैं। द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। यानी कि डिफरेंस का मतलब कारण ही होता है कि मतलब ही होता है, या आप जानते हैं कि डिफरेंस का ये मतलब है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। जो ये होंगे वो ये नहीं होगा, जो ये होगा वो ये नहीं होगा, दोनों में अंतर होता है। अब यहाँ पर क्या, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होते हैं, पर ऐसा द्रव्यमान में नहीं है। द्रव्यमान में आवेश हो ऐसा निश्चित नहीं होता है। बिना आवेश के द्रव्यमान संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान संभव होता है। आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, यानी कि कोई वस्तु किसी स्पीड पर जा रही है, आवेश से इसका कोई भी संबंध नहीं है। आवेश जितना पहले से था वो उतना ही बना रहता है। लेकिन द्रव्यमान जो है वस्तु के आवेश पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का कितना आवेश है और उसका कितना द्रव्यमान है, ये निर्भर करता है। और आज की आपकी क्लास बेटा यहीं पर एंड होती है। अगली क्लास आपको नेक्स्ट डे अपलोड करा दी जाएगी। लेकिन आप लोगों से बेटा ये निवेदन है कि आपको पढ़ना होगा। आपका जो फिजिक्स है, आपका बोर्ड एग्जाम 2 महीने रह गए हैं, ज्यादातर आपके संडे निकल जाएगी। बीमारियां भी हैं, शादी बारात का भी टाइम ही चल रहा है, फंक्शन भी अटेंड करने होते हैं आपको, किसी का बर्थडे है, ये पार्टी है, 50 आपके बहाने बने रहते हैं। और बोर्ड एग्जाम भी बेटा आपके बहुत करीब है, इसलिए आप लोग ज्यादा ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस दीजिए। ये फंक्शन, ये पार्टीज ये सारी चीजें है ना आप जिंदगी भर करते रहेंगे। जब आप पास हो जाएंगे
तो आप आराम से फिर इंटर का एग्जाम के बाद आप 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन खूब घूम लेना, लेकिन जब तक अभी आपके एग्जाम है आप अपना जितना जबरदस्त हो अपना मेहनत कर लो। वरना आज आप जिन लोगों की शादी बारात पार्टी में घूम रहे हैं ना, रिजल्ट आने के बाद यही लोग आपको ताने देंगे कि बेटा क्या करते रहते। फिर आपसे कोई ये नहीं पूछेगा बेटा हमारे यहाँ शादी है बारात है फंक्शन में आए थे हमने बुलाया था, ना आते तो हम नाराज हो जाते। ये लोग आपको फिर जीने नहीं देंगे। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी भी खराब हो गई ना, तो ये आपको ताने दे दे के डेली परेशान करेंगे। इसलिए आप लोगों से बेटा ये निवेदन है, आप ना पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज्यादा कंपलसरी होती है। फंक्शन या अटेंडेंस, ये जितने भी आपकी जो शादी बारात है इनको तो आप बाद में करते रहना। इसलिए सबसे पहले आपके लिए पढ़ाई कंपलसरी है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। और ज्यादा ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि बोर्ड एग्जाम से पहले आप अपने कुछ सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से रेडी कर लीजिए। जैसे आपका हिंदी है, बायो है, इसको आप पहले से ही कंपलसरी अपना कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है शरीर का कि कौन सा रोग कब लग जाए, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए आप अपनी कोशिश ये करना कि जो 70% लगे 60% सिलेबस आप अपना पहले से ही कंप्लीट रखा कीजिए, कि यदि कोई स्थिति ऐसी आ जाए कि हम नहीं पढ़ पाए तो आप कम से कम थोड़ा अपना मैनेज तो कर लेंगे। लेकिन जब आप पूर्ण रूप से इसी आधार पर बैठे रहेंगे कि नहीं जब बोर्ड एग्जाम आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे, 2 महीने पहले 3 महीने पहले, सपोज डेट कोई ट्रेजेडी हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? फिर आप उसके दोष उसका अपनी गलतियों का दोष आप किस पर मट रहे हैं? आपकी गलती है तो उसको आप एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, बल्कि क्या होता है आप परिवार के ऊपर, माता पिता के ऊपर उस चीज को रख देते हैं। इसलिए आपसे बेटा निवेदन यही है कि आप अपना पढ़ाई करते रहें रेगुलर। धन्यवाद।